ओह, माफ़ कीजिएगा। कुछ नहीं, मैं अपने फेसबुक वॉल पर और ट्विटर पर एक ऑन गोइंग टॉपिक के बारे में अपनी राय लिख रहा था। वैसे कितने आदी हो गए हैं ना हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के। हम घर वालों से, यार दोस्तों से बात करें ना करें, पर किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो घूमने फिरने से जुड़ा हो, खाने पीने से जुड़ा हो, खेल से जुड़ा हो, मनोरंजन जगत से जुड़ा हो, या देश की राजनीति से जुड़ा हो, हम एक राय रखते हैं। और हमारी राय हम सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो व्यक्त करते हैं वो व्यक्त करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। हमें मालूम ही नहीं होता है, इतने सारे लोग हमें फॉलो कर रहे होते हैं या हम इतने लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं कि उनकी डिजिटल आइडेंटिटी हमारे लिए मायने रखने लग जाती है। हो सकता है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं वो आपसे 2 गली दूर रहता हो, परंतु आप उसे जानते इसलिए हैं कि उसकी डिजिटल आइडेंटिटी किस प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करती है। खैर, ये तो बात हुई हमारी आदतों की। अब बात करते हैं कि एकाएक हमें ये बात क्यों ध्यान आई। ऐसा क्या खास है इस बात में जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मैं बताता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत का गृह मंत्रालय जो है, त्रिपुरा के बाद अब जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रेस रिलीज निकालता है 3 फरवरी को। इस प्रेस रिलीज में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि वो उनके साथ एज ए साइबर वॉलंटियर जुड़े। क्या कहना चाहते हैं इसके द्वारा वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ एज ए साइबर वॉलंटियर जुड़ते हैं तो आप नज़र रखेंगे अपने आसपास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हमें बताएंगे कि कौन सी आईडी या कौन सा ट्विटर हैंडल इलीगल कंटेंट को पोस्ट या शेयर कर रहा है। क्या मतलब है इलीगल कंटेंट का? यहाँ से बड़ी बड़ी परिभाषा जो है, एंटी नेशनल। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ कानून के जानकार और साइबर एक्सपर्ट्स इसके दूरगामी परिणाम भी बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आने वाले समय में, जैसे कि आज की डेट में भी कई बार केंद्र सरकार पर अथॉरिटेरियन होने के आरोप लगते रहे हैं, तो ये जो पुलिसिंग की जाएगी, साइबर पुलिसिंग बाय ए सिटीजन या आम नागरिक जब इसका हिस्सा बन जाएगा, तो ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ावा देगा। विस्तार से बताते हैं आपको। मैं करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। वॉलंटियर जो है वो अपने आप को 3 कैटेगरीज में रजिस्टर कर सकता है। पहली कैटेगरी जो है वो है साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर। दूसरी कैटेगरी जो है वो है साइबर अवेयरनेस प्रमोटर। तीसरी कैटेगरी जो है वो है साइबर एक्सपर्ट। आपको किसी तकनीकी डिग्री की या एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। नाम सुनने में बहुत भारी हैं। इन नामों के अंतर्गत या इन कैटेगरीज के अंतर्गत क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी आपके ऊपर, वो ज़रा विस्तार से बताते हैं। साइबर अवेयरनेस प्रमोटर जो है वो, आप कह सकते हैं, लोगों को एजुकेट करेगा या अवेयर करेगा साइबर क्राइम के बारे में जो सोशल मीडिया पर होता है, या उन वल्नरेबल ग्रुप्स की मदद करेगा या उन लोगों की मदद करेगा जो ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। वहीं पर साइबर एक्सपर्ट जो है वो स्पेसिफिक एरियाज में काम करेगा, जैसे कि साइबर क्राइम फोरेंसिक्स, नेटवर्क फोरेंसिक्स, मैलवेयर एनालिसिस, मेमोरी एनालिसिस और क्रिप्टोग्राफी। ये दोनों सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव भी लगता है, लेकिन अगर कानून के जानकारों की या साइबर एक्सपर्ट्स की हम राय लें तो उन्हें जो ऑब्जेक्शन है वो तीसरी कैटेगरी से है। तीसरी कैटेगरी का नाम जो हमने बताया था वो आपको बताया था साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर। अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो अगर डिजिटल स्पेस या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा कंटेंट अपलोड या पोस्ट किया जाता है तो आप उसको अनलॉफुल कहकर रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप रिपोर्ट कहाँ करेंगे? सोशल मीडिया को नहीं,
फेसबुक या ट्विटर को नहीं, आप ये रिपोर्ट करेंगे पुलिस को। और फिर ये पुलिस की जवाबदेही होगी कि वो इसकी जांच पड़ताल करे और जिसने वो कंटेंट अपलोड किया है या जो स्टेटमेंट दी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा दी गई प्रेस रिलीज के हिसाब से जो कंटेंट फ्लैगर्स हैं वो क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे ऑनलाइन इलीगल अनलॉफुल कंटेंट लाइक चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप, उनके थ्रेट्स या ऐसी कोई स्टेटमेंट्स जो उपद्रव या दंगे भड़का सकती है, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और ऐसी एक्टिविटीज़ को वो रिपोर्ट करेंगे। अब एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? मैं एक मिशी चौधरी हैं जो टेक्नोलॉजी लॉयर हैं न्यूयॉर्क में और फाउंडर हैं कंपनी सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया। उनका ये कहना है, मैं एज इट इज़ उनके शब्द आपको पढ़ के बता रहा हूँ और स्क्रीन पर भी आप इसे देख सकते हैं। हैविंग अ सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल टू रिपोर्ट क्राइम्स लाइक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल और फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ अ रिक्वायर्ड इनिशिएटिव। वो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि समाज में ऐसे इनिशिएटिव की आवश्यकता है, परंतु उनका साथ में ये भी कहना है टर्निंग द पोर्टल इनटू अ स्पीच पुलिस सेंटर इज रेमिनिसेंट of tactics used in authoritarian regimes of turning family and friends into spies। साधारण भाषा में मैं इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उनका ये कहना है कि जब आप एक तरीके से लोगों की अभिव्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाएंगे, और वो अंकुश कौन लगाएगा? वो अंकुश हो सकता है आपके पड़ोसी लगाएं, आपके समाज के सदस्य लगाएं या आपके परिवार के सदस्य लगाएं, तो ये कहीं ना कहीं से एक अथॉरिटेरियन रिजीम को जन्म देगा। खैर, आर्टिकल 14 ने ये आर्टिकल 14 बहुत बढ़िया वेबसाइट है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने ये एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है और उन्होंने अलग अलग एक्सपर्ट से उनकी राय जानने की कोशिश की है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो आने वाले समय में समाज में या स्पीच पुलिस, जो शब्द इन्होंने खासकर यूज़ किया और हाईलाइट किया है, उसका आपके और हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। एक और सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं कविता कृष्णन। ये मेंबर भी हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट लिबरेशन की। इनका ये कहना है कि पुलिस अब जो है वो आम जनता को, प्राइवेट सिटीजन्स को हायर करेगी और वो चांसेस हैं कि बिलोंग करेंगे राइट विंग से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और सोशल एक्टिविस्ट के अलावा ये एक राजनीतिक दल की सदस्य भी हैं, परंतु ये अपना शक जाहिर करती हैं कि जो राइट विंग की पार्टियां हैं, मैक्सिमम लोग उन्हीं के एज ए वॉलंटियर सिलेक्ट होंगे और वो सही आवाज़ को दबाने का कार्य कर सकते हैं या एक प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं सरकार की तरफ से। तो जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो शायद कहीं ना कहीं से उसे फ्लैग किया जा सकता है, उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को अनलॉफुल कह के फ्लैग किया जा सकता है। इसी में वो एक उदाहरण देते हुए बात करते हैं भारत की एक स्टेट उत्तर प्रदेश की। उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नवंबर माह में जो लव जिहाद के ऊपर बिल पास किया है वो ऐसी ही एक उदाहरण है। उनका ये मानना है कि बजरंग दल के एक्टिविस्ट इंटरफेथ मैरिज के लिए उन्होंने पहले एक नैरेटिव चलाया कि ये लव जिहाद किया जा रहा है, और फिर जब उस नैरेटिव को सपोर्ट मिला तो उन्होंने उसे एक कानून में बदल दिया और बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वो शक जताती हैं कि आने वाले समय में स्पीच पुलिस जो है कुछ ऐसा ही काम करेगी। हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 को जो है रिपील किया गया था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर जो है अब नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। कुछ दिन पहले ही वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं बहाल की गई हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वहां पर जर्नलिस्ट की आवाज को दबाया जाता है। आर्टिकल 14 वेबसाइट पर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उस पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ वाक्य बताए गए हैं, मैं उन्हें पढ़ के सुनाता हूं आपको। 30 जनवरी को एक
केस फाइल किया गया 2 लोकल न्यूज़ पोर्टल्स पर। उन्होंने एक स्टोरी रन की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यहाँ के स्कूल में रिपब्लिक डे को फोर्सफुली सेलिब्रेट करवाया गया, जिसको आर्मी ने बाद में नकार दिया था। इसके खिलाफ उन पर केस दर्ज किया गया। जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार ने मीडिया पॉलिसी लॉन्च की थी। ये मीडिया पॉलिसी क्या कहती है? मीडिया पॉलिसी ये कहती है कि अथॉरिटीज़ अब गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाले इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स को ब्लॉक कर सकती है। और हम सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो न्यूज़ पोर्टल्स के लिए एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया होती है। इसी में वो कहते हैं कि जो अखबार या न्यूज़ पोर्टल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी का हैंडल ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और उससे सारी एडवर्टाइजमेंट्स छीन ली भी जाएंगी। गर्मियों में 2020 की गर्मियों में साइबर विंग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को बुलाया, उनकी जांच पड़ताल की और उन पर ये आरोप लगे कि इन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को पुलिस ने हरास किया। ये तो बात हुई कि लॉ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसके बारे में या सोशल एक्टिविस्ट्स का क्या कहना है इसके बारे में। वहीं हम ये भी जानेंगे कि पुलिस का क्या कहना है इसके बारे में। आर्टिकल 14 ने जब एसएसपी अशरफ, जो वहाँ के साइबर विंग के एसएसपी हैं कश्मीर के, उनसे बात की तो उनका ये कहना था दैट पीपल आर रियली हैप्पी विद दिस। और ये काफ़ी पुरानी प्रैक्टिस है। इसके प्रैक्टिस के इम्प्लीमेंट करने से पुलिस के आंखें और कान अपने आप बढ़ जाएंगे। जो लोग, जो वॉलंटियर उनके साथ जुड़ेंगे, दे विल बी कॉल्ड एज फ्रेंड ऑफ पुलिस। ये लोग समाज में पुलिस का वो कार्य करेंगे जो शायद पुलिस के लिए इतनी बड़ी संख्या पर नज़र रख पाना मुश्किल होगा, परंतु ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जो होंगे ये पुलिस के काम को आसान करेंगे। और कहीं पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी या ऐसा कंटेंट देखते हैं जिसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए, वो इमीडिएटली पुलिस के लिए सहायक होगा। क्या ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी? अगर हम भारत के गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो उनके हिसाब से ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी, इसीलिए इसे एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, और जिसे फेमसली जाना जाता है I4C के नाम से, क्योंकि 4 C जुड़े हैं इसमें, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के नाम के, इंडियन सिटीजन्स कैन रजिस्टर as a cyber volunteer on the National Cyber Crime Reporting Portal। तो ये वो पोर्टल है जहाँ पर एक आम इंसान अपने आप को जाकर साइबर क्राइम वॉलंटियर रजिस्टर कर सकता है। पोर्टल जो है वो इनिशियली लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 में। सबसे पहले इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया त्रिपुरा में, और अब दूसरी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर बन गई है। ऑब्जेक्टिव क्या है I4C का? तो गृह मंत्रालय इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, एंड आई विल रीड इट एज इट इज, और आप इसे स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट ब्रिंग्स टुगेदर एकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द साइबर क्राइम्स। साधारण शब्दों में या हिंदी में अगर मैं इसे कहना चाहूँ तो एक ऐसे वातावरण बनाना जहाँ पर लगभग समाज के हर वर्ग का आदमी जुड़ सकता है, इकट्ठे होकर कार्य कर सकता है कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज को टैप करने के लिए, जो साइबर क्राइम का रूप ले चुकी है या ले सकती है। MHA के हिसाब से ये स्कीम जो है वो अक्टूबर 2018 में अप्रूव की गई, और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो खर्चा आने वाला था वो लगभग 415.86 करोड़ है। इस स्कीम का जो मेन मोटिव है वो MHA बताता है कि इसका मेन मोटिव जो है वो हमेशा फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, ऑनलाइन कंटेंट pertaining to
रेप्स, गैंग रेप्स एसेट्रा, इन पर नज़र रखी जा सके और एज ए प्रिवेंटिव मेजर इसको यूज़ किया जा सके ताकि ऐसी वारदातें ना हो सकें। So far, more than 700 police districts and more than 3,900 police stations have been connected with this portal. The MHA release of January 2020 said, adding that 15 states and union territories have consented to establishing regional cyber crime कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, यानी अगर अभी तक जहां आप इसे सेंटर में देख पा रहे थे वहीं पर आपको अभी स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर भी ऐसे सेंटर्स दिखने को मिलेंगे। इसी बारे में फर्दर बात करते हुए और जानकारी दी गई है इस आर्टिकल में, जिसमें यह बताया जाता है कि अगर एज ए वॉलंटियर आप रजिस्टर करते हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां होगी, किस तरीके की ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप कंटेंट फ्लैगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपकी कोई केवाईसी नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की जानकारी आपके बारे में एकत्रित नहीं की जाएगी। तीनों ही कैटेगरीज के अंदर एक प्रावधान जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप कभी किसी को बताएंगे नहीं कि आप एज ए वॉलंटियर रजिस्टर्ड हैं। आप इस काम को गुप्त तरीके से करेंगे। हालांकि अगर आप अपने आप को साइबर एक्सपर्ट या अवेयरनेस एक्सपर्ट रजिस्टर करते हैं, उन दोनों कैटेगरीज के अंदर आपकी केवाईसी की जाएगी, जैसे कि बैंक के अंदर खाता खुलवाते दौरान की जाती है। इसी मुद्दे पर अगर एक और एक्सपर्ट की हम बात करते हैं, उनकी राय कुछ इस प्रकार है। सुचित्रा विजयनन, जो कि बैरिस्टर एट लॉ एंड डायरेक्टर द पोलिस प्रोजेक्ट, ये जो है ये एक रिसर्च एंड जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन है न्यूयॉर्क की। तो सुचित्रा विजयनन का ये कहना है दैट द प्रोग्राम इफेक्टिवली आउटसोर्स सर्वेलेंस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। उनका ये कहना है कि आम नागरिक को सर्वेलेंस के अधिकार देना इस प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट है, और इसी पर उन्हें आपत्ति उठाई है। इसी के बारे में फर्दर बात करते हुए एक केस का हवाला भी देती हैं विजयनन यहाँ पर। वो ये कहती हैं कि अगर इस प्रोग्राम को कोर्ट में, न्यायपालिका में अगर चैलेंज किया जाता है तो ये प्रोग्राम जो है इट विल फेल द टेस्ट, क्योंकि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के इस केस का हवाला देते हुए विजयनन ये कहती हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को स्ट्रक डाउन किया था, विच वॉज रिलेटेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑनलाइन स्पीच as unconstitutional on the grounds of violating the freedom of speech guaranteed under Article 19A। हम सब जानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो हमारा मूलभूत अधिकार है और इसे आर्टिकल 19 में भारत के संविधान में लिखा गया है। विजयनन यही बताती हैं एक केस का हवाला देते हुए जो 2015 का है, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को डिस्कार्ड कर दिया था और उनका ये कहना था कि ये रोक लगाता है एक आम इंसान के या भारत के एक नागरिक को अपने विचार रखने के लिए। विचारों की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी शायद इस 66A की वजह से इंसान नहीं रख पा रहा है और उसे अनलॉफुल कहना गलत होगा। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर आप पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर का इतिहास देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि मिलिटेंसी वहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और जितने भी मिलिटेंट्स आते थे वो ऐसा नहीं था कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हों। मैक्सिमम मिलिटेंट्स जो थे वो उसी रीजन में प्रोड्यूस किए जाते थे, और वो कैसे प्रोड्यूस किए जाते थे, ये होता है किसी को ब्रेन वॉश करने के द्वारा। आप ब्रेन वॉश कैसे कर सकते हैं? जब आप परस्पर कम्युनिकेशन सेटअप कर पाते हैं, एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा जब आप चलाते हैं। तो अगर समाज के अंदर ऐसे वॉच डॉग्स रखे जाएं, ऐसे सजग प्रहरी रखे जाएं जो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल या देश के नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों को, धारणाओं को अगर समय रहते फ्लैग कर सकते हैं तो ज़रूर ये बेहतर कदम होगा। परंतु इस बात की क्या गारंटी होगी कि वहाँ पर लोग अपनी निजी दुश्मनी निकालना नहीं शुरू कर देंगे, या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसका अपने हितों के लिए उपयोग करना नहीं शुरू कर देगी। हम सब जानते हैं कि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।
पर हमें ये भी समझना होगा कि जितनी ताकत हमें सोशल मीडिया ने दी है, उस ताकत को हमें बखूबी समझदारी के साथ सजग और सचेत रह के इस्तेमाल करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ऐसे ही किसी और टॉपिक पे आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।